आज हम वाक्य तथा वाक्य के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य विचार शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है। वाक्य विचार किसे कहते हैं? तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है उसे वाक्य कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान है एवं व्यवस्थित शब्दों का वह समूह है किसी विचार को प्रकट करते हैं। इसलिए हम इस वाक्य को अर्थपूर्ण वाक्य विचार कह सकते हैं। अब हम देखेंगे वाक्य के प्रमुख तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्व कौन से हैं? वाक्य के प्रमुख तत्व सबसे पहले सार्थकता। वाक्य में सार्थकता होना अति आवश्यक है। सार्थकता से अभिप्राय है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे कुछ पानी बानी पीकर जाना। दूसरा वाक्य है, मेरे सामने ज़्यादा चू-चपड़। मेरे सामने ज़्यादा चू-चपड़ करने की कोशिश मत करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बानी, चू चपड़। बानी और चपड़ दोनों शब्द का कोई मतलब नहीं है, फिर भी पानी के साथ और चू के साथ ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है जो विशेष संदर्भ में सार्थक बनते हैं। उपयुक्त वाक्यों में पानी पानी चू चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए है। इसलिए वाक्य में सार्थकता होना अति आवश्यक है। दूसरा घटक है योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे मैंने पानी खाया, मैंने पानी खाया। वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया, यहाँ पर खाया शब्द नहीं आ सकता, पिया शब्द आता है। मतलब मैंने पानी पिया। यदि खाना खाया है तो खाया शब्द हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पानी है तो हम पिया शब्द ही रख सकते हैं। इस तरह वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी वाक्य सही बनता है। तो तीसरा घटक है आकांक्षा।
आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे, जैसे कि चाहता है, चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। तीनों में तीसरा वाक्य, यह प्रथम वाक्य, यह दूसरा वाक्य और यह तीसरा वाक्य, इन तीनों में तीसरा वाक्य है। पहले दोनों वाक्य में कौन और क्या, ये दोनों हमारे सामने प्रश्न उठते हैं, इसलिए ये और ये दोनों वाक्य सही नहीं है, बल्कि तीसरे वाक्य में वाक्य पढ़ने के बाद हमें कोई प्रश्न नहीं रहता, इसलिए आकांक्षाजनक शब्द आकांक्षाजनक वाक्य नहीं होने चाहिए। चौथा घटक है निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है। बहुत रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वाक्य में जहाँ पर शब्द निकट होने चाहिए वहाँ निकट रखने चाहिए, और जहाँ निकटता नहीं रखनी यानी कि अलग करने हैं वहाँ हमें अलग लिख कर ही लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस तरह लिखने से ही वाक्य का सही अर्थ हमें अर्थघटन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके बाद पांचवा घटक है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित क्रमों में प्रयुक्त किए गए हो। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है। केवल पत्र एक है, लिखा मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे वाक्य में पदों को क्रम में रखे नहीं है, जिसके कारण इस वाक्य को समझने में हमें दिक्कत होगी। पहले वाक्य को जितनी सरलता से हम समझ पाते हैं कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, तो उसी तरह पदों को क्रम में रखने से ही वाक्य अर्थपूर्ण बनता है, इसलिए वाक्य में पद क्रम होना अनिवार्य है। इसके बाद आगे का प्रमुख तत्व है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। एक पद का दूसरे पद के साथ मेल होना। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, हम खाना खाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह वाक्य उचित नहीं, वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है। हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना
चाहिए। जब हम कर्ता का हम प्रयोग करते हैं तो हम खाना खाते हैं ऐसा शब्द यहाँ होना चाहिए। जिसकी जगह पर हमने खाता हूँ लिखा है तो वह एक पद दूसरे पद के साथ मेल नहीं साधता, इसलिए वह वाक्य गलत हो जाता है। इस तरह हमें वाक्य के इन प्रमुख 6 तत्वों को ध्यान में रखकर ही वाक्य बनाना चाहिए। इस तरह हमने वाक्य के प्रमुख तत्व देखे। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्ण के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बन जाते हैं। सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण, फिर शब्द और शब्दों का वाक्य। हम आपस में जो बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। इस तरह हम वाक्य के बारे में कह सकते हैं कि अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के मुख्य अंगों के बारे में हम देखेंगे। तो वाक्य के अंग, वाक्य के मुख्य 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये दोनों अंग मिलकर पूरा वाक्य अर्थपूर्ण बनता है। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं, तो यहाँ पर पिताजी शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वे कर्ता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। अब विधेय क्या है? तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं, तो यहाँ पर पिताजी वह उद्देश्य है। पूरा वाक्य बाकी के जो पद है वह सभी विधेय है। यहाँ पर बैंक जा रहे हैं, उद्देश्य का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। यहाँ वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। वाक्यों को 2 आधारों पर बांट सकते हैं। वाक्य के मुख्य अंग 2 है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता और विधेय यानी कि कर्म और क्रियापद। अब वाक्य को प्रमुख 2 आधारों पर बांटे जाते हैं, जैसे रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखेंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के मुख्य 3 प्रकार है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय। इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे मयंक नदी में तैर रहा है, तो यहाँ पर जो मयंक है वह उद्देश्य है और नदी में तैर रहा है वह विधेय है। इन दोनों पदों के बीच कोई योजक शब्द नहीं है। इस तरह जिस वाक्य में योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। ऐसा वाक्य जो 2 वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर बनता है। योजक पद रखा जाता है और दोनों वाक्यों को इसकी सहायता से जोड़ दिया जाता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें
दोनों ही वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरा नहीं लगता, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भैया कमरे में गए और पुस्तक ढूंढने लगे। यहाँ पर पहला वाक्य है भैया कमरे में गए। योजक शब्द के रूप में यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है। और दूसरा वाक्य है पुस्तक ढूंढने लगे। अब हम भैया कमरे में गए और ये दोनों का लोप करते हैं, फिर भी हमें यह वाक्य पूरा समझ में आता है कि पुस्तक ढूंढने का कार्य हो रहा है। यदि हम पुस्तक ढूंढने का कार्य वह वाक्य नहीं लेते और अकेला भैया कमरे में गए वह वाक्य का प्रयोग करते हैं तो भी हमें अर्थ पूरा समझ में आता है। इसलिए ये दोनों वाक्य अपने आप में कैसे हैं, स्वतंत्र है और दोनों वाक्यों को योजक शब्द रखकर जोड़ दिया गया है, जिससे एक पूरा संयुक्त वाक्य बन जाता है। अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला जुला ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जोड़ दिया जाता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ये दूसरा जो वाक्य है वह पहले वाक्य के साथ जोड़ने पर ही अर्थपूर्ण बनता है, तब मिश्र वाक्य बनता है। मिश्र वाक्य में एक से अधिक गौण वाक्य भी हो सकते हैं। जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रधान वाक्य यानी कि मुख्य वाक्य है माँ ने तस्वीर खरीदी। उस पर आश्रित क्या है, तो वह सुंदर थी। यदि हम वह जो बहुत सुंदर है इतना ही वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या सुंदर है, वह हमारे मन में प्रश्न रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है यानी कि जो आश्रित उपवाक्य है वह पहले वाक्य पर आश्रित है यानी कि निर्भर है। तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा वाक्य उस पर निर्भर होता है और जो निर्भर होता है वह वाक्य पहले वाक्य के बिना अधूरा लगता है। इसलिए मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य स्वतंत्र नहीं होते। संयुक्त वाक्य की तरह मिश्र वाक्य में भी योजक शब्द रखे जाते हैं या योजक पदों के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि योजक शब्द में किसका प्रयोग किया जाता है, तो और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि। इन सारे शब्दों का योजक शब्दों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होता है यानी कि ये प्रधान वाक्य है, वह अपने आप में स्वतंत्र है, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। इसे अलग से बोला भी जा सकता है और समझा भी जा सकता है। आश्रित वाक्य इन्हें अलग से नहीं बोल सकते, मतलब नहीं समझ पाते। ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये पूरा वाक्य इस वाक्य पर आश्रित है, क्योंकि कि, जब, जब तक, जैसा, वैसा, जो, वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। इन सारे शब्दों का या योजक शब्दों का प्रयोग हम मिश्र वाक्य में कर सकते हैं। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार देखेंगे। पहले जो हमने देखे वह रचना की दृष्टि से इसके 3 प्रकार थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य कहते हैं तो विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य।
इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे किसान खेतों में अन्न उगाता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। किसी भी बात की हमें इन दोनों वाक्य से जानकारी प्राप्त हुई जो सामान्य है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी मिलती है। जैसे हिंदी की पुस्तक क्यों नहीं लाए, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। यानी कि प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है। इसके द्वारा हम किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है। जैसे रोहित बाहर जाकर खेलो, यानी कि रोहित को बाहर जाकर खेलने की आज्ञा दी गई। टीवी बंद करो और खाना खाओ, यहाँ पर भी टीवी बंद करके खाना खाने की आज्ञा दी गई। जिसमें दूसरे को कुछ कार्य करने की आज्ञा दी गई हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। चौथा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के न होने का या न कर पाने का पता चलता है। जैसे कुएं में पानी नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। दोनों वाक्यों में कार्य न करने का भाव व्यक्त हुआ है। में पानी नहीं है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। दोनों में निषेध दर्शाया गया है कि ये कार्य करना नहीं है, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें हर कदम पर सफलता दे। मतलब मनुष्य की इच्छा इसमें व्यक्त हुई है। ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है। जैसे शायद कल शिक्षिका नहीं आएगी, शायद सीना खेल रही है। मतलब कार्य हो रहा है ऐसा निश्चित नहीं है, पर उसके बारे में शंका या संदेह बताया गया है, जिसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। 7 नंबर संकेतवाचक वाक्य। ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं। जैसे यदि समय पर वर्षा हो जाती तो अच्छी फसल होती। वर्षा समय पर नहीं हुई इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, यह उसका संकेत हुआ। दूसरा वाक्य, यदि अभ्यास नहीं करोगे तो प्रतियोगिता कैसे जीतोगे। यहाँ पर प्रतियोगिता जीतने के लिए अभ्यास करने का संकेत किया गया है। इसे हम संकेतवाचक वाक्य कह सकते हैं। 8वां प्रकार विस्मयादिवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे हाय, उद्गार चिन्ह, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हम शोकित हो जाते हैं हम। वाह, मेरा भाई पुलिस ऑफिसर बन गया। खुशी का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। इस तरह कभी खुशी, कभी दुख, कभी कोई पीड़ा या घृणा का भाव व्यक्त करने के लिए पहले ऐसे शब्द, बाद में उद्गार चिन्ह लगाया जाता है।
ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। आज हम वाक्य के प्रकार देखें, जिसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार संयुक्त, सरल और मिश्र, उसके आधार पर हमें ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितना सुंदर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार देखे, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। कितना सुंदर बच्चा है तो विस्मयादि वाचक वाक्य। 1 गिलास दूध लाओ, आज्ञावाचक वाक्य। राम अयोध्या के राजा थे, विधानवाचक वाक्य। वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, निषेधवाचक वाक्य। आप कहाँ रहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छावाचक वाक्य। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा, संकेतवाचक वाक्य। यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, संकेतवाचक वाक्य। यहाँ हमने दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है, संयुक्त, सरल और मिश्र। तो उसी के आधार पर हमें इन वाक्यों को पहचानना है। घोड़ा तांगा खींचता है, तो सरल वाक्य। श्याम माखन चोर है, इसलिए वह कहीं छिप जाता है, वह मिश्र वाक्य है। राकेश को बुखार आया, इसलिए उसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, वह भी मिश्र वाक्य है। पानी बरस रहा है, वह सरल वाक्य है। वह बाजार गई और उसने फल खरीदे, तो यहाँ संयुक्त वाक्य है। ऋषि कहते हैं कि सदा सत्य की विजय होती है, वह भी मिश्र वाक्य है। आचार्य ने कहा कि स्कूल 3 दिन बंद रहेगा, वह भी मिश्र वाक्य है। और आप दिल्ली कब जा रहे हैं, तो वह सरल वाक्य है। इस तरह आपको वाक्य पहचानने की समझ रखनी है।